हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं, पेपर लेकर के आए हैं। ये भी 2022 का ही है, लेकिन इसका कोड है 324 FJ। तो इसको हमें लगता है कि दो पार्ट में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा जो फर्स्ट वाला पेपर सॉल्व कराए थे उसे थोड़ा सा जो है कि ये कठिन टाइप में है। तो इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा टाइम की वजह से, लगने की वजह से इसको दो पार्ट में हमें कवर करना पड़ेगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले का क है, जो इसमें स्टेटमेंट लिखा गया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसको तो मैंने इस पेपर में बताया था। tan इनवर्स ये √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसको मैंने बताया था, शायद इसका जो आंसर आया था, ऑप्शनल सवाल है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें वो ये है, पाई है, -π/3 है, π/3 है, 2π/3 है। तो शायद ये आया था ये, या इन दोनों में कोई एक आया था। चलें लगा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, π/3, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, पाई, और माइनस सेक इनवर्स ये 2 हो जाएगा, सेक इनवर्स 2, और ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई और माइनस ये कितना हो जाएगा, π/3। इसको सॉल्व कर देंगे तो π/3 माइनस पाई और ये प्लस π/3 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, यानी कि 2π माइनस 3π और अपान 3, यानी कि -π/3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो पहले का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2 लिख लेंगे उत्तर में, और क्या लिख देंगे यहाँ पर -π/3। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी उसमें था, ये जो दूसरा क्वेश्चन वो भी इसमें था। सॉरी, पहले का ख क्या है, मान लीजिए कि समुच्चय n में एक हमारे पास सेट दिया गया है। इस समुच्चय n में जो एक R है, रिलेशन है जो डिफाइंड किया गया है, वो है सेट ऑफ a, b सच दैट a बराबर b-2 और b > 6। तो मैंने कहा था कि ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है वो b 6 से ज़्यादा है, यानी कि ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है, b दूसरे नंबर पर है, दूसरा वाला एलिमेंट है वो 6 से क्या है, ज़्यादा है। तो 6 से ज़्यादा एक इसमें है और एक इसमें है। बाकी तो ये दोनों कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये 6 से ज़्यादा नहीं, 6 के बराबर है। तो अब या तो ये जो इसको संतुष्ट कर देगा, क्योंकि ये तो लागू हो गया इन दोनों में से किसी एक में, बस इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 = 8 - 2, ये तो बराबर नहीं है, सही नहीं है। तो यही कन्फर्म है कि सही होगा। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 8 = कितना आ जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं सही ऑप्शन लिखे हैं कि नहीं, जरा एक बार देख लेते हैं। 8 6 6 8 8 6 6 8। अच्छा, ये तो चेक ही नहीं करना है ना हमको, तो ये दोनों चेक करना है। ये तो चेक ही नहीं करना है भाई, हमको ये दोनों देखना है ना। मैं इसको देख रहा था, ये मैं इसको चेक कर रहा था। ये हो जाएगा 6 = 8 - 2। ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर के अंतर्गत 4, और ये कौन है, 6, 8 बिलोंग्स टू R। ये चलिए आगे देखते हैं। इसी का गो क्वेश्चन नंबर इसी का गो है, कह रहा कि एक 3 × 3 क्रम का जो है कि मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है की कुल संख्या कितने होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब कि कह रहा है कि अगर हमको 3 × 3 के मैट्रिक्स अगर हमको बनाने हों, अगर 3 × 3 के मैट्रिक्स अगर बनाने हों तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, जबकि इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है, ये जो प्रत्येक एलिमेंट है वो या तो 0 है या तो 1 है। तो हर प्लेस पर या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, मतलब कि हर प्लेस को 2 तरीके से भरा जा सकता है। और टोटल कितने स्थान है, 9, और 9 स्थान पर इन नंबर को लिखने पर
हमारा मैट्रिक्स बनेगा। तो इसलिए एक प्लेस को भरने के तरीके 9, तो पूरे को भरने के तरीके चूंकि सब साथ में होने चाहिए इसलिए मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। तो 2 का 9 बार गुणा यानी कि 2 पर घाते 9 यानी कि 2 पर घाते 9 का मान 512। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसके अंदर ये 1 लिख देंगे और ये 512 लिख देंगे। आगे देखते हैं। और पहले का जो घ है वो पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है। x बराबर 1 पर कौन कह रहा है कि इसमें अवकलनीय नहीं है। तो हम बता दें कि जो मॉड के भीतर रहता है, मॉड के भीतर जो संख्या रहती है, बस इसको 0 के बराबर करके जो x का मान निकालते हैं, बस उसी पॉइंट पर ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बाकी हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। तो ये क्या है, x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब कि x बराबर 1 पर तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। अगर इसको हम क्या करें, अगर इसको 0 के बराबर कर लें तो x का मान कितना आएगा, 1। तो 1 पर डिफरेंशिएबल यही नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है कि हो जाएगा सेकंड। अगर इसकी बात करें तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और ये x बराबर -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो ये हो जाएगा सेकंड क्या है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x -1। बस यही जो है कि x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब 1 पर डिफरेंशिएबल है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि ये किस पर है, x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देख ले रहे हैं, ये भी 1 पर डिफरेंशिएबल है, ये भी 1 पर डिफरेंशिएबल, ये भी 1 पर डिफरेंशिएबल है, बस यही 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका पहले का कह रहा है भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन हमसे पूछा गया है। अगर ये एक घन है और इसकी भुजा को हम x कह रहे हैं, तो भुजा में जो परसेंटेज परिवर्तन दिया हुआ है, तो परसेंटेज परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा x अपान x गुणे 100% इक्वल टू कितना दिया है, 3%। ये पहली बात। और दूसरी बात हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है, यानी कि ये डेल्टा भी और अपान भी और गुणे मतलब कि आयतन में परिवर्तन बस पूछ रहा है, ये परसेंटेज परिवर्तन की बात नहीं किया हुआ है। आंसर भी देख रहे हैं कि सब परसेंटेज में कोई है नहीं। तो ये हमको क्या निकालना है, डेल्टा भी का मान निकालना है, मतलब आयतन में बस परिवर्तन पूछ रहा है। तो चले देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि डेल्टा भी बराबर जो होता है वो होता कितना है, तो ये होता है डी भी और अपान अगर डी एक्स लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू डेल्टा एक्स के, यही होता है। तो डी भी अगर निकालना है, अगर हमको डी भी निकालना है तो चूंकि भी बराबर होगा कितना, भी बराबर आयतन इसका हो जाएगा x का क्यूब, तो डी भी अपान डी एक्स अगर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सारे मान को अब रख दे रहे हैं, इसलिए क्या लिख देंगे, डेल्टा भी इक्वल टू ये डी वी की वैल्यू है 3x स्क्वायर है, और यहाँ से चाहे तो डेल्टा एक्स का मान अगर निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज को हटा ले रहे हैं। और चलें, डेल्टा एक्स का मान यहाँ पर कितना हो, डेल्टा भी इक्वल टू, हाँ डेल्टा एक्स का मान कितना हो जाएगा 3x, ये 3x और बटे में 100, बटे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये 3 तिली के 9 और ये x का क्यूब बटे में कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा हमारा 0.09 x का क्यूब, और ये लिख देंगे सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर क्योंकि आयतन में परिवर्तन हमसे बताना है, तो आयतन का मात्रा कितना होता है, घन सेंटीमीटर। तो देख लेंगे कौन ऑप्शन राइट है, 0.09 x का क्यूब, 0.09 x का क्यूब, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे ये वाला सही है, 3 सही है, तो 0.09 x का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का कॉ में। ये दूसरे का जो है जो पहला सवाल था हमारा, वो सब प्रश्न एक एक नंबर का बहुविकल्पीय था। अब ये जो दूसरा है, ये भी प्रत्येक खंड करने हैं, इसके जितने प्रश्न इसमें दिए गए हैं सब जो है कि क्वेश्चंस करने हैं, और सब एक एक नंबर के हैं, लेकिन लगा करके हमें आंसर देना है। तो क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 1 + 10x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो मैं इसको लेट कर लिया हूँ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 1 + 10x। तो इसको जो लगाने का तरीका है वो क्या है, देखिए यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में कास एक्स, यानी कि हो जाएगा ये कास एक्स डी एक्स और बटे में हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स,
अब इसको दो प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला तरीका, इसको हम लिख दे रहे हैं 1/2 और ये 2 cos x dx और बट्टे में ये कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x हो जाएगा। और इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा cos x प्लस sin x और फिर यहाँ पर प्लस cos x माइनस sin x। क्या किए हैं ये देख लेते हैं। sin x जोड़ दिए हैं, घटा दिए हैं बस, और cos जो 2 बार था उसको 2 जगह पर हम लिख लिए हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 तो अलग अलग भी चलने के बाद लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x और ये dx। अब 1/2 इतना के बटे में कर देंगे तो 1 और प्लस ये कितना हो जाएगा cos x माइनस sin x, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x हो जाएगा। और अपान में कितना है ये sin x है और प्लस cos x dx। ये 1/2 इसका देखें अगर तो x हो जाएगा और प्लस ये देख लें अगर इसका अवकलन करेंगे, इसका अगर अवकलन करेंगे तो sin x का cos x और cos x का माइनस sin x ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा तो इसका log हर हो जाएगा, यानी कि log कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x। ये रहा पहला तरीका, ये रहा पहला तरीका इसको लगाने का। और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे c लिख देंगे। दूसरा तरीका यहाँ पर सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड, और ये जो है कि काफ़ी जगह पर इसका यूज किया जाएगा। मतलब कि अभी तो ये जल्दी से कब लग गया है, जब यहाँ पर जो साइन और कास का जब गुणांक कितना था 1 था, इसलिए जल्दी से लग गया, नहीं तो जल्दी नहीं लगेगा। तो कैसे ये होता है हमारा a cos x प्लस b sin x और बटे में c cos x प्लस d sin x dx। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसके लिए फार्मूला होता है यहाँ पर, ये देखें इसका प्रोडक्ट यानी कि AC और प्लस BD और अपान में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू x होता है। और प्लस इस प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट करते हैं, ये हो जाएगा AD और माइनस कितना हो जाएगा BC और बटे में यही चीज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और ये लाग हर, ये लाग हर, ये हर लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं है। और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे c लिख देंगे। ये इसके लिए फार्मूला होता है। तो इससे भी लगाए होते तो लग गया होता। हाँ तो लगा कर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ये क्या था, यही था इंटीग्रेशन ऑफ ये cos x और प्लस इसको लिख सकते हैं 0 sin x और बटे में ये है sin x प्लस cos x dx। तो अभी हम बताए हैं इसको भी ना हो तो ऐसे करना cos x प्लस sin x। तो क्या बताए हैं इसका प्रोडक्ट इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 1 का 1 में करेंगे तो 1 और प्लस 0 का 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और बटे में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर x लिखेंगे और प्लस ये प्रोडक्ट करते हैं तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 तो हो जाएगा -0 और बटे में वही लिख देंगे ये और इंटू लाग हर लिख देंगे। तो हर कितना है ये cos x प्लस sin x यही है। तो इसको थोड़ा सा अगर हल करेंगे तो प्लस c लिख देंगे। अगर थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ को चाहे तो कॉमन भी ले लें और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये x प्लस log cos x प्लस sin x और ये प्लस c। तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये दोनों दो चीज़ें नहीं है, दोनों सेम चीज़ें होंगी। आगे चलते हैं। इसका यूज ज़्यादातर कब हो जाता है, जब ये साइन कास का जो कोफिशिएंट होता है अलग अलग होता है तो इसका यूज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं। दूसरे के ख में कह रहा है कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर की बात करते हैं हम। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा ये, और y अक्ष जो हमारा है वो ये वाला है, ये y एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। और y बराबर जो 3 लाइन है वो y बराबर जो 3 लाइन है वो ये है, ये y बराबर 3 वाली लाइन है, y बराबर 3। तो y एक्सिस इस रेखा और इस पैराबोला से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वही हमको क्या करना है, निकालना है। नो प्रॉब्लम। लिमिट ले लेंगे 0 से 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक, और ये पैराबोला ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू मतलब लिमिट लेंगे
ये इस लाइन का इक्वेशन y बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 to 3। और जब ये y का मान लिख रहे हैं तो यहाँ पर x dy लिखा जाता है। अब उसके बाद ये 0 to 3 और x का मान पैराबोला से निकाल देंगे तो y स्क्वायर बटे में 4 और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा dy। अब ये कितना हो जाएगा 4 तो पीछे हो जाएगा हमारा ये 1/4 और y क्यूब अपान 3 हो जाएगा और लिमिट कितना है 0 to 3 यानी कि 1/12 लिख दे रहे हैं, 4 3 12 और यहाँ पर 3 पर पावर 3 माइनस 0 पर पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 के 9 3 के 27 बटे में 12। अगर काटेंगे 3 से तो 3 9 27 और 3 चौके 12, 9 बटे में 4 वर्ग इकाई। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग है, कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बटे में dx इक्वल टू x प्लस 1 अपान y माइनस 2 y नॉट इक्वल टू 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म है, इसको इधर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइड y माइनस 2 इंटू डी वाई इक्वल टू ये x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा dx। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस 2 इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू कितना के dx के। ये हो जाएगा y स्क्वायर बटे में 2 और माइनस 2y और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 2 और ये हो जाएगा कितना के x के x और प्लस कितना लिख दें, चाहे तो यहाँ पर c/2 लिख सकते हैं, चाहे तो लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो दिस इम्प्लाइड ये जो करेंगे हम तो y स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y और बटे में 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c और बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 को काट लेंगे, चाहेंगे तो इसको ऐसे अब लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस सबको इधर कर ले रहे हैं और ये प्लस 2x इधर भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2x चलिए इधर ही कर ले रहे हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x इक्वल टू कितना के c के आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। का घ है, दो सदिश दिया गया, इनके बीच का कोण पूछा जा रहा है तो लिख दे रहे हैं माना सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण थीटा है, तब क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b। ये हो जाएगा a डॉट बी करेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 3 और बटे में मॉड होता है यहाँ पर, लेकिन मॉड सॉरी वेक्टर मॉड नहीं होता है, मैं केयर नहीं किया हूँ। अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तो वेक्टर मॉड नहीं होता है, कहीं अगर गलती से हम पीछे भी क्लास में अगर लिख दिए होंगे तो केयरफुली देखना है। दो अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो उसके बीच का एंगल निकालने के लिए मॉड लगाया जाता है, वेक्टर के बीच में मॉड नहीं। अगर कहीं गलती से लग गया होगा, अभी याद आया है, कहीं अगर गलती से लग गया होगा तो ध्यान देंगे दो वेक्टरों के बीच में का एंगल निकालने के लिए हम ये नहीं लगाते हैं, क्योंकि थीटा का मान क्या होता है 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, लेकिन दो लाइनों के बीच का एंगल हमेशा न्यून कोण लिया जाता है। तो वैसे बताए होंगे, कहीं कहीं अगर हो सकता है कि भूल चूक हो गई होगी, केयर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस 4 प्लस 9 और ये हो जाएगा करड़ी में 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 3 3 6 4 10 और बटे में ये 9 4 13 1 14, तो ये कितना आ जाएगा 14, यानी कि हो जाएगा 5 बटे में 7 के। तो ये हमारा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये cos थीटा बराबर है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा cos इनवर्स 5 बटे 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने अभी याद आया है, अभी जस्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पर मैंने लगाने ही वाला था मार कि हमें याद आ गया है
तो हमें लगा है कि कल के क्वेश्चन, मतलब कि कल ऐसा एक क्वेश्चन कोई आया था जिसमें था कहीं ऐसा न हो कि मैं इसमें मॉड लगा दिया हूँ। तो मैं अभी देखा हूँ, कल का मैंने पेपर उठाया है अभी, और इसमें दूसरे का जो घ है सवाल हमारा, उसको सुधार लेंगे। ये जो दूसरे का घ है, क्योंकि ये थोड़ा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ छोटी मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक कही जा सकती है। ये दो वेक्टर्स दिया गया है यहाँ पर, -2i का कैप प्लस j का कैप और प्लस ये 3 का k का कैप है, और ये है 3i का कैप -2j का कैप प्लस k का कैप है। ये इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल, यहाँ पर लिखा है सदिश, इनके बीच का अगर एंगल निकालना है, वो एंगल अगर थीटा हो तो cos थीटा इक्वल टू ये -6 और ये -2 और ये +3 और अपान मान आप कितना हो जाएगा, 3 लिखे 9 + 4 + 1, और ये भी हो जाएगा 9 + 4 + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो -5 बटे में कितना जाएगा, 9 4 13 14। तो ये cos थीटा इक्वल टू, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स -5 अपान, क्या लिख देंगे, -5/14। ये हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये या तो ये लिख दें, और नहीं तो cos जो -थीटा का मान होता है वो इतना भी लिख देंगे तो भी नो प्रॉब्लम है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, cos इनवर्स पाई माइनस cos इनवर्स 5 ये 14 लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो हमको ये देना था आंसर, या तो ये देना या तो ये देना। ये अगर मॉड लगा देते हैं तो ये गलत है। आगे चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का अंक देखते हैं। हम कह रहा है कि यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.6 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कब, जब घटना ए और बी स्वतंत्र होंगे तब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है, 0.3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है 0.6, यानी कि कितना हो जाएगा, 6×3 18, यानी कि 0.18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलें तीसरे का को देखते हैं। स्टेटमेंट ये है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू a, b सच दैट 2a - b को क्या करता है, विभाजित करता है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हमको दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, स्वतुल्यता। स्वतुल्यता, और स्वतुल्यता के लिए क्या कर लेंगे, किसमें ये डिफाइंड है, जरा देख लें। जो संबंध है जेड में है, ये जो हमारा सेट है, जेड से जेड में संबंध डिफाइंड किया गया है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम स्वतुल्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, मान रहे हैं कि जो हमारा ये ए है वो क्या है, जेड से बिलोंग कर रहा है, मतलब जेड का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, लेट ए बिलोंग्स टू जेड। मैंने ये लिख दिया है, जहां पर ये जो ए है वो क्या है, जेड का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। लिख देंगे माना इतना, लिखेंगे 9, और नहीं तो ऐसे भी अगर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान ले रहे हैं ऐसे कि ये जो ए का मान ए है वो जेड से क्या करता, आर से क्या करता है, बिलोंग करता है। और यहाँ पर लिख रहे हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि जितने भी जेड में एलिमेंट हैं उन सब का पेयर हम मान लिए कि आर में क्या है, मौजूद है। मान लेने से हो तो जाएगा नहीं, उसको हमको प्रूफ भी करके दिखाना होगा कि वो माना गया जो है वो क्या है, सही है। और यही अगर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो आर जो है वो क्या है, स्वतुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नाउ ये जो ए कामा ए है अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि जो 2 है वो a - b को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इंप्लाई करता है 2 किसको, a - a को विभाजित करता है, विभाजित करता है, यानी कि दिस इंप्लाइड 2, ये a में से a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को विभाजित करता है, 0 को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब ये तो ट्रू है, जो सत्य है, जो सत्य है। इसका मतलब ये जो मैंने माना है वो राइट है, लिख देंगे। इसलिए ये जो a कामा a है वो r से क्या करता है, बिलोंग करता है, और ये फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। इसलिए जो हमारा r है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, सम्मित।
चलिए दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, सममितता, सिमेट्रिक हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि ए कामा जो बी है वो किससे बिलोंग करता है, आर से, और यहाँ पर जो ए और बी दोनों ही एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, जेड के। नाउ अगर ए कामा बी आर में क्या है, मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है, दो ए माइनस बी को क्या करेगा, विभाजित करेगा। डिफिनीशन यही है, विभाजित करता है। अब दिस इम्प्लाइड अगर दो a माइनस बी को विभाजित करता है तो 100% जो दो होगा वो b माइनस ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करता है। क्यों, क्योंकि अगर दो 5 माइनस 3 को डिवाइड करता है तो दो 3 माइनस 5 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर वो एक बार में काट देगा, इसको माइनस एक बार में काटेगा। चलो देखते हैं। तो इसका मतलब दो अगर b माइनस ए को विभाजित करता है तो इसका मतलब b का बिलोंग किससे करेगा, r से। इसलिए अगर ऐसा हो जाता है कि a बिलोंग्स टू r इंप्लाई कर दे b बिलोंग्स टू r को, तो लिख देंगे इसलिए जो r है वो क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। चल तीसरा पॉइंट देखते हैं, संक्रामकता। तो क्या करना होता है, इसके लिए हमको मानना होता है कि a कामा b बिलोंग्स टू r तथा जो b कामा c है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, r से। और यहाँ पर जो ये एलिमेंट लिए गए हैं a b c वो किसके एलिमेंट है, r के। नाउ अगर a कामा b r से बिलोंग करता है और तथा b कामा c r से बिलोंग करता है, तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा कि जो a माइनस b है और तथा b माइनस c है, वो दोनों ही जो है क्या हो जाएंगे, दो से विभाज्य हैं। अब उसके बाद अगर दो संख्याएं दो से विभाज्य हैं तो 100% उसका जोड़ भी दो से क्या होगा, विभाज्य होगा। देख सकते हैं 50 भी दो से विभाज्य है, 20 भी दो से विभाज्य है, तो इसको जोड़ देंगे तो 70 मिलेगा, 70 भी दो से डिविजिबल होगा। तो दिस इम्प्लाइड अगर इसको हम जोड़ भी देते हैं तो भी नो प्रॉब्लम, b माइनस सी ये भी क्या है, दो से विभाज्य है। क्यों जोड़ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। दिस इम्प्लाइड ये b से भी कटेगा तो हो जाएगा a माइनस सी क्या है, दो से विभाज्य है। और इसीलिए हम जोड़े थे कि अगर a कामा b बिलोंग्स टू r तथा b कामा c बिलोंग्स टू r इंप्लाई कर दे कि a कामा c बिलोंग्स टू r, तो हमारा संक्रामक ये हो जाएगा रिलेशन। तो ये a माइनस सी अगर दो से विभाज्य, इसका मतलब a कामा c किस में होगा, r में होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में, इसलिए r क्या है, संक्रामक है। और लास्ट में लिख देंगे जब स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो गया तो लिख देंगे इसलिए r क्या है, तुल्यता संबंध है, r तुल्यता संबंध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो ख है वो क्या है, कह रहा है कि यदि a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 4 2 2 है तो हमको दिखाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम लोग तो जानते ही हैं यहाँ पर कि अगर ये a दो क्रम का कोई आव्यूह है, अगर a n क्रम का कोई आव्यूह है, n क्रम का, ठीक। तो अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाता है, तो बस इसी पर क्या लग जाता है, क्रम लग जाता है। तो k पर पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a ये होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर a कितने क्रम का आव्यूह है, दो क्रम का आव्यूह है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 2 इंटू a, तो बस ये जो 2 है उसी पर क्रम पावर लग जाता है। तो 2 पर पावर 2 और ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है उसके हिसाब से किए हैं, और नहीं तो लगाना चाहेंगे तो लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि a बराबर कितना है 1 4 2 2, तो अगर हमको 2a निकालना होगा तो ये हो जाएगा 2 4 8 4। अब निकाल दें इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 8 चौके 32, और 8 में से 32 घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल दें, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और माइनस 8, यानी कि आ जाएगा माइनस 4 के। इसको लिख सकते हैं हम, कुछ गलती तो नहीं हुआ ना, 2
4 8 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना हमको लाना है, इसमें से 4 बाहर करना है। जरा से एक बार ये, सॉरी भाई 6 होगा, मैं कहूँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × -6 भी लिख सकते हैं। इसको लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1 और इसको लिख रहे हैं समीकरण नंबर 2। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, ये जो है 4 और -6 के स्थान पर लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। प्रूव्ड। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का। गौ कह रहा है कि x के सापेक्ष x पर पावर sin x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, जबकि x जो है ग्रेटर देन 0 है। तो जो x की वैल्यू है वो 0 से क्या है, अधिक है, क्योंकि हम जानते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 0 से ज़्यादा होता है और 1 के इक्वल भी नहीं होता है। लिख देगा अगर यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो डिफ्रेंशिएट इसको करना है और 2 नंबर का सवाल है, तो चाहे तो फार्मूला लगा करके कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों को log, तो हो जाएगा sin x इंटू लॉग कितना हो जाएगा x। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 1/y dy/dx इक्वल टू sin x प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, इधर y जाएगा और y की वैल्यू कितनी है, x पर पावर sin x है, और इसको अगर लिख देंगे अपान x और ये हो जाएगा sin x प्लस x log x और ये हो जाएगा cos x, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आंसर छोड़ दें, चाहे एक स्टेप अगर ऐसे लिख देंगे x पर पावर sin x और -1 और ये sin x प्लस x log x cos x, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरे का जो घ है वो कह रहा है कि f(x) इक्वल टू x² - 4x - 6 किस इंटरवल में वर्धमान है, हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्धमान चाहे ह्रासमान, मतलब इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, कुछ भी निकालना हो डिफरेंशिएट तो उसको करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड f' इक्वल टू 2x माइनस कितना हो जाएगा 4k। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल दें इसको 0 के बराबर करके, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x - 4 बराबर 0। दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना आ जाएगा 2, और x को नंबर लाइन पर ऐसे, सॉरी 2 को नंबर लाइन पर ऐसे प्लॉट करेंगे और देख लेंगे कि इसमें ये जो है x का मान 2 अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम देख लेंगे कि 2 से ज़्यादा और 2 से कम रखने पर क्या, तो 2 से ज़्यादा रखने पर अगर इधर देख लें हम कि f' जो x है वो 2 से ज़्यादा रखेंगे, अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा कुछ भी, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और 2 से अगर कम रखेंगे तो f' क्या हो जाएगा निगेटिव। 2 से कम कुछ भी रख करके देख लें, कुछ भी रखें इसमें वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसी इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वर्धमान है। किसमें, 2 को शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि उसमें f' ये तो इसमें ग्रेटर देन है, लेकिन इसको जब शामिल कर लें तो 0 भी हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः, चाहे ऐसे लिख रहे हैं, चूंकि x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है, f' ग्रेटर देन 0, इसलिए 2 को शामिल कर लेंगे और 2 से ज़्यादा कुछ भी लिख देंगे, लेकिन इसको शामिल नहीं करेंगे। इसलिए इतना में कौन, f(x) वर्धमान होगा। अगर हमसे पूछता कि निरंतर वर्धमान, तो यहाँ पर क्या लगाते, ऐसे लगाते हैं, ऐसे। आगे चलते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि किस इंटरवल में वर्धमान है, किस इंटरवल में ह्रासमान है, तो यहाँ पर ह्रासमान की केस करेंगे तो -∞ से लेकर के कहाँ तक चला जाएगा, 2 तक, और 2 को क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। अगर हमसे पूछता कि निरंतर वर्धमान है तो 2 से ∞ ऐसे कर लेंगे। अगर पूछता कि निरंतर ह्रासमान है तो -∞ से यहाँ पर 2 कर लेंगे ऐसे, और ओपन ब्रैकेट। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क देखते हैं। और ये पहला दूसरा ये 1-1 नंबर के सवाल थे, तीसरा चौथा 2-2 नंबर के सवाल हैं, और इसमें से भी हमको जो करना है वो कितना करना है मैं बता दे रहा हूँ। सभी खंडों को करना है और टोटल प्रश्नों की संख्या 4 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x² + 2x + 2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको i से लेट कर लिया है। अब इसको लगाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ये जो पोर्शन हमारा है, ये इसको
मतलब इस वाले को होल स्क्वायर के फॉर्म बनाते हैं, एक्स वाला जो पोर्शन है उसको अलग कर लेते हैं, अचर वाले को अचर अलग करके, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 चाहे 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहे 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करते हैं होल स्क्वायर के फॉर्म में, माने इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इनमें तीनों में से कोई एक फॉर्म आता है। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1 स्क्वायर से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा dx। क्या करते हैं, बस इसके आधे का वर्ग जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो कोई जरूरत भी नहीं है, इसी में से एक ले लिए हैं, इसी की हमको जरूरत थी एक की इसमें, यानी कि हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर ऐसे। अब ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 से भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस क्या लिख देंगे c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब सवाल है क्वेश्चन नंबर चौथे का ख, कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसी की दिक्कोज्याओं को ज्ञात करना है हमको, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो जब लाइन की डायरेक्शन कोसाइन निकाला जाता है तो प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अगर इसको लिख रहे हैं ए बी, तो यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी कितना हो जाएगा, इसमें से यहाँ पर प्लस माइनस लिख देंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे, और ना तो एक काम पहले कर लेते हैं, पहले वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं, मैं बताता हूँ, वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए बराबर ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि 1 माइनस, यानी कि हो जाएगा 3i का कैप, और इसमें से इसको घटा लेंगे तो -2j का कैप, और इसमें से इसको घटा लेंगे तो +8k का कैप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस 3 बटे में करड़ी में 3 3 9 4, और चाहे तो एक चीज और यहाँ पर कर लेंगे तो और बेटर रहेगा, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, करड़ी में 9 प्लस 4 प्लस 8 28 64, हो जाएगा 64 6 77 हो जाएगा करड़ी में ये। अब उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे 3 बटे में 77 हो जाएगा कॉमन, और ये प्लस माइनस, अच्छा माइनस प्लस लिख दें, माइनस प्लस नहीं तो यहाँ पर -2 अपन लिखना पड़ता है, तो हो जाएगा माइनस प्लस 2 बटे में करड़ी में 77, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 8 बटे करड़ी में 77, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये दो चीज लिखा अगर निकाल लेते हैं तो आराम से इसको हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, चलो चौथा का गौ पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, और ये दिया हुआ है x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x लेस देन और इक्वल टू y, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, मैं 2 नंबर का है जल्दी से बना दूंगा इसको, मैंने जल्दी सवाल को लगा लिया जाए, टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे उपरोक्त असमीकरणों का समीकरण रूप। तो समीकरण रूप अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका x प्लस 3y इक्वल टू 60, इसका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई। अब इन सबका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन पहले के करेस्पॉन्डिंग ये 4 है, और दूसरे के करेस्पॉन्डिंग जो समीकरण है वो 5th है, और तीसरे करेस्पॉन्डिंग जो है वो कितना है, 6 है। ठीक, और इसका नहीं बना रहे क्योंकि इसको तो बना लेंगे, x एक्सिस y एक्सिस का वो इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो है y एक्सिस है x बराबर 0, और इसको समीकरण रूप में बदलेंगे तो, और y बराबर 0 x एक्सिस है, ये हो गया हमारा, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे किससे, 4 से। तो 4 से कितना हो जाएगा, x बटे में 60 प्लस y बटे में 20 और इक्वल टू 1, और यहाँ पर लिख देंगे 5 से। 5 से कितना हो जाएगा, x बटे में 10 प्लस y बटे में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख रहे हैं यहाँ पर पैमाना में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई लिखना पड़ेगा हमको। तो x एक्सिस पर मैक्सिमम 6 यूनिट की जरूरत हमको पड़ेगी, 6 इकाई की डिस्टेंस, 1 1 2 3
4 5 6, ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60। और वाई एक्सिस पर मैक्सिमम 2 इकाई की जरूरत पड़ेगी हमको। ये कितना आ जाए 2 यूनिट की 1 2। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, यहाँ पर, और वाई एक्सिस को 20 यहाँ पर। ये लाइन हमारा बन जाएगा ये, और इसका मैं नाम लिख रहा हूँ क्योंकि छोड़ देंगे तो गलती की संभावना रहती है। ये है कौन 4, ये कौन है 4 है। फिर उसके बाद इसको बना लें, तो ये क्या है 10 10, यानी कि ये हो जाएगा ये, सॉरी 10 20, ये हो जाएगा ऐसे ये। और ये कौन है 5th, ये है 5th। और इसका जो बनाएंगे वो तो ओरिजिन से होकर जाने वाली लाइन है, ये यही है ये। और ये कौन है हमारा 6 है। बस अब करना क्या है, यहाँ पर जो एक है उसी एक में 0 0 रख लें, क्योंकि इनइक्वलिटी में वो रखते हैं जो रेखा पर जो पॉइंट नहीं होते उन्हीं को रखा जाता है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, 0 0 रखना आसान होता है इसलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 + 0 < 60। ये ट्रू है, ये क्या है सत्य, क्योंकि 0 60 से छोटा होता है। और 1 के करेस्पॉन्डिंग जो समीकरण है वो कौन है 4, और 4 में रखने पर क्या हो गया ट्रू। तो किधर का होगा, इधर का ओरिजिन की तरफ का क्षेत्र होगा, ये नीचे हो गया। फिर उसका क्या लिख देंगे 2 से, मैंने पूरा लिखना ये है कि 1 में बिंदु 0 0 रखने पर, फिर यहाँ पर लिख देंगे 2 में बिंदु 0 0 रखने पर। तो x > 0 > 10 ये असत्य है। असत्य का मतलब कि इसके करेस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो 5 है, और 5 में रखने पर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये किधर को दिखाएगा, इधर के क्षेत्र को दिखाएगा। और अगली बात, ये जो x = y है, कोई भी पॉइंट इसमें रख लेते हैं 0 0 को छोड़कर, क्योंकि इसी रेखा पर 0 0 हो गया इसलिए वो नहीं रखेंगे। तो 10, 0 20, 0, फिर यहाँ पर 0, 10 कुछ भी रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ये रख लेते हैं, ये 10, 0, ये वाला पॉइंट रख ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम रख ले रहे हैं। तो इसमें रखेंगे, इसमें 3 से, तो x का मान 10 और <= कितना हो जाएगा 0। ये तो रॉन्ग है, सही नहीं है, असत्य। तो जो है असत्य अगर हो गया तो इधर का पॉइंट ये है ना, इस रेखा के इधर का, तो सेटिस्फाई नहीं किया तो ऊपर का हो जाएगा, इधर का हो गया। यानी कि ये जो दिखा रहा है जो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा फिगर को दिखाता है। तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही वाला फिगर हमारा बनेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, छायांकित क्षेत्र रीजन हो जाएगा। और बस हमको निकालना क्या है, ये रेखा इन दोनों को कहाँ कट कर रही है, ये पॉइंट तो मालूम है, ये है 0, 20 और ये तो है 0, 10, ये तो मालूम है, बस ये निकाल लेना है और ये निकाल लेना है। तो किसको इस 4 को और 5 को सॉल्व कर लेते हैं, तो a का निर्देशांक आएगा, और ये a b c d, और किसको इसी 4 को और इस 6 को सॉल्व कर लेंगे तो b आ जाएगा। तो पहले क्या लिख रहे हैं, a का निर्देशांक निकालना है अगर हमको, तो 4 को और 5 को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 तथा 5 को हल करने पर, हल कर ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लिए हैं। किसको ये 6 है हमारा, ये और ये 5 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 तथा 6 को हल करने पर x का मान 5, y का मान 5 आ रहा है। फिर उसके बाद अगर ये हमको चाहिए तो किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको, जो ये 4 है और ये कौन है 4 और 6 को सॉल्व करने पर x का मान 15, y का मान 15 आता है। वो मैं लिख दिया हूँ। बस लास्ट पॉइंट हमको कोणीय बिंदु वगैरह लिखना है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु क्या क्या है मैं देख लेता हूँ। एक है 0.55 और एक है 15 और एक है 0.20 और एक है 0.10। तो इस पर z का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 9 5 45, 60 आ जाएगा। और 15 3 45 और 15 9 135, 135, तो 180 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद 0 20, तो 20 9 180, 0 ये और 20 9 180। और फिर 0 10, तो 0 10 10 9 90। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है ये देख ले रहे हैं, एक बार ये देख ले रहे हैं क्या पूछा जा रहा है।
पूछा जा रहा था हमसे न्यूनतम मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर न्यूनतम मान तो यही है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए। और अधिकतम अगर पूछता तो अधिकतम 180 है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर वो मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर जो है कि हमेशा जो जेड का मैक्सिमम मान आएगा वो 180 होगा। लेकिन न्यूनतम पूछ रहा है इसलिए बस लिख रहा हूँ, इसलिए जेड का, इसलिए बिंदु 5,5 पर जेड का न्यूनतम मान इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 नंबर का सवाल दिया था लेकिन लॉन्ग हो गया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 का गुहा देखते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर अगर हम लड़के को डिनोट कर ले रहे हैं बी से, और लड़की को डिनोट कर ले रहे हैं किससे, जी से। तो अगर 2 परिवार में बच्चे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, सैंपल स्पेस हमारा बनेगा, हो सकता है कि दोनों बॉय हो जाए, हो सकता है कि पहला वाला बॉय और दूसरा गर्ल, या हो सकता है कि पहला गर्ल दूसरा बॉय, या तो हो सकता है दोनों क्या हो जाए, गर्ल हो जाए। अब उसके बाद क्या कर रहा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर माना कम से कम एक बच्चे के लड़का होने की घटना ई तथा दोनों बच्चों के लड़का होने की, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना एफ है। तब ई बराबर, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको ये आपका काम है लिखना। कम से कम एक लड़का तो कम से कम एक लड़की की केस तो ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा बी जी, और ये क्या हो जाएगा जी बी, और एफ का मतलब दोनों बच्चे लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा बी। तो हमसे किस बात की प्रायिकता पूछ रहा है, दोनों बच्चा लड़का होने, ये इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, जबकि ये गिवन है। दोनों का इंटरसेक्शन पल निकालने हमसे इसकी प्रायिकता पूछी जा रही है, ये और ये हमको गिवन है, इसकी प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे, ये अपन हिंट कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये गिवन है और ये हमको, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, ये हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में नंबर ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये कितना है 1 और बटे में ई में कितना है 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और 5 का सवाल का स्टेटमेंट मैं पहले पढ़ करके सुनाता हूं। कह रहा है कि यदि px ऐसे लिखा हुआ है, इसको पावर सेट ऑफ x कहते हैं, यदि px बराबर x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। मैं इसकी मीनिंग को समझाता हूं। ये जो px दिया गया है, x के जितने भी सबसेट बनते हैं उन्हीं सब का ये क्या है, जितने भी सबसेट बनते हैं उन्हीं का जो है कि क्या है, समुच्चय है। यानी कि ये सब मिला जुला करके x एक सेट है, उसका ये क्या है, पावर सेट है, यानी कि उसी का क्या है, यहाँ पर लिखा गया है x के, यहाँ पर लिख दिया है के अंतर्गत x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय इक्वल टू कितना है px, यही हमको गिवन है। और अगली बात मैं समझा लूँ थोड़ा सा, और इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, एक चीज इसमें और लिखा हुआ है कि जहां x फाई के इक्वल नहीं है, मतलब कि x को क्या हमको लेना है, फाई नहीं लेना है। तो एक एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश किया हूं, x ये फाई के बराबर नहीं होना चाहिए। x में कुछ ना कुछ एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, कितने भी एलिमेंट हो, बस वो फाई नहीं, खाली नहीं रहना चाहिए। तो
अगर x इतना है तो x की कौन कौन सबसेट बनेंगे, तो एक 5 बनेगा, एक सेट ऑफ 1 बनेगा, एक सेट ऑफ 2 बनेगा, एक सेट ऑफ 1, 2 और इसी का सेट बना देंगे, वही क्या कहलाता है, पावर सेट। तो ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया। अगली बात और कह रहा है कि इस एक संबंध हमारा ये जो R है और वो इस प्रकार परिभाषित है कि A इज रिलेटेड टू B, A जो है ये R द्वारा B से इस प्रकार से संबंधित है कि A सबसेट है B का, मतलब ये इंप्लाई करता है A सबसेट है B का, अच्छा A अगर सबसेट होगा B का तो क्या हो जाएगा, A B से क्या होगा, रिलेट होगा। अगली बात, इससे देखिए कि R तुल्यता संबंध नहीं है, हमको ये दिखाना है कि जो यहाँ पर R है वो तुल्यता संबंध नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसी समुच्चय पर हमारा संबंध डिफाइन किया गया, ये जो हमारा सेट है इसी पर संबंध डिफाइन किया गया। इसका मतलब कि जो भी R में एलिमेंट होंगे सब जितने भी R में एलिमेंट होंगे सब Px का क्रॉस Px का क्या होगा, सबसेट हो। क्योंकि रिलेशन क्या होता है, अगर एक कोई सेट हो हमारा A और ये इसी सेट पर रिलेशन डिफाइन किया जाता है, इसका मतलब जो हमारा R होता है वो क्या होता है, A क्रॉस A का सबसेट होता है। A क्रॉस A का क्या होता है, हमारा सबसेट होता है। तो वही बात है कि अगर Px पर रिलेशन डिफाइन किया गया, इसका मतलब कि Px क्रॉस Px का जो R होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। चलो देखते हैं, अब हमको बता रहा है कि वो तुल्यता संबंध नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है, सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेट माना, पहले स्वतुल्यता में दिखाऊं, तुल्यता इसकी मीनिंग इन जनरल तो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। इसकी मीनिंग होता है प्रॉपर सबसेट, मतलब उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। तो अपने दिमाग में लेकर के चलना है, उसकी मीनिंग तो प्रॉपर सबसेट होता है। लेकिन अगर जो प्रॉपर हमारा सबसेट होता है वो जो प्रॉपर सबसेट होता है वो सबसेट का भी काम कर लेता है, लेकिन जो सबसेट होता है वो कभी मतलब कि प्रॉपर सबसेट वो हमेशा नहीं। तो जो भी प्रॉपर सबसेट होगा उसको सबसेट कह सकते हैं, लेकिन जो सबसेट होता है उसको प्रॉपर सबसेट हमेशा नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए इसको सबसेट अगर कह लेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर सबसेट को हटा करके सबसेट ही कर ले रहे हैं, मतलब कुछ भी कर लेंगे गलत होने वाला ये नहीं है। जो प्रॉपर सबसेट है उसको सबसेट कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको सबसेट ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्वतुल्यता अगर जांच करनी है तो क्या दिखाना होता है, लिखेंगे माना इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वह सब अपने आप में, वैसे भी जो Px हमारा है वो भी सब, इसके जो एलिमेंट है सब अपने आप में क्या है, सेट है। तो P क्रॉस P के भी एलिमेंट जो होंगे वो अपने आप में एक सेट होंगे। इसलिए हम मान रहे हैं कि ये जो हमारा है एक सेट A है वो A से रिलेट है। लेकिन जो A हमारा है यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर ऑल, मैं मान रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ है और ये फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, ये जो हमारा A है वो किससे बिलोंग कर रहा है, Px क्रॉस Px से। ये Px क्रॉस Px है उसी सॉरी भाई यहाँ पर ये Px क्रॉस Px का तो ये एलिमेंट है, Px क्रॉस Px का तो ये एलिमेंट है। हमको ये जो एलिमेंट लेना है वो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Px, इसका एलिमेंट है ये। बस इतनी सी बात है। अब देख लेते हैं, अगर मैं मान लिया हूँ इस डिफिनीशन को फुलफिल कर जाएगा तो स्वतुल्य हो जाएगा, अदरवाइज अस्वतुल्य नहीं होगा। लिखेंगे नाउ अगर ये जो हमारा A इज रिलेटेड टू A है वो इंप्लाई क्या करेगा, ये देख ले रहे हैं, वो इंप्लाई ये करेगा कि A सबसेट है किसका, A का। ये तो राइट है, A तो मेरे कोई सेट तो हमेशा अपने आप का सबसेट होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, जो सत्य है, अगर सत्य हो गया तो इसका मतलब कि जो ये हम माने हैं वो राइट हो गया। तो लिख देंगे इसलिए A इज रिलेटेड टू A, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू और सेट ऑफ X। इसलिए R क्या है, स्वतुल्य है। R क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वतुल्य। अब उसके बाद किसको हमको चेक करना है, सममित को। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करें। यहाँ पर सममितता की जांच करनी है हमको। तो सममितता के लिए क्या देखना होता है, यहाँ पर लेट करते हैं, माना ये जो A है, यहाँ पर ये जो A है
वो रिलेट करता है किससे, बी से। मैं मान लिया हूं कि ये ऐसा कुछ है, और यहाँ पर जो ए और बी दोनों ही जो एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट हैं, पावर सेट के एलिमेंट है। क्योंकि ये जो पावर सेट है तो उसके अंतर्गत खुद जो एलिमेंट होते हैं अपने आप में सेट होते हैं, इसलिए कैपिटल लेटर से मैं लिया हूँ। लिखेंगे नाउ। अगर ऐसा हो जाता कि A इज रिलेटेड टू B है, वो इंप्लाई करते B इज रिलेटेड टू A को समित वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि नाउ ये जो A इज रिलेटेड टू B है वो इंप्लाई क्या करता है, उसको देख लेते हैं। वो इंप्लाई करता है कि A सबसेट है किसका, B का। बट यहाँ पर लिख देंगे ये B इज सबसेट ऑफ A। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो नॉट ट्रू, क्योंकि अगर कोई जो है कि जैसे मान लीजिए कि मैं इसी को ले रहा हूँ 5, तो 5 में किस सबसेट है, 5 सबसेट है 1 का, लेकिन 1 सबसेट नहीं है 5 का। तो ये कोई जरूर नहीं है कि अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो दूसरा वाला सेट भी इसका क्या हो, सबसेट होता है। इसलिए ये क्या है, जो सत्य इंप्लाई करता है, ये जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। अगर सत्य नहीं है तो लिख देंगे इसलिए आर, क्योंकि इसको यह मतलब कि ये जो सत्य नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इंप्लाइड ये B इज नॉट रिलेटेड टू A, मतलब B A से रिलेटेड नहीं है। फिर इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए R सममित नहीं है। अगर सममित नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लिख देंगे इसलिए R तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। आगे चलते हैं। चलेंगे मैं बता दूं एक बात, जो 5वां हमारा सवाल है वो कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। मतलब कि 6 सवाल दिए गए हैं, 5 ही इनको सॉल्व करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे इसमें। तो अभी को जो सॉल्व किए 5 नंबर का हमारा सवाल था। चलिए इसको देखते हैं। खो क्या स्टेटमेंट है, कह रहा है कि यदि A बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 0 2 0 2 0 2 1 3 है तो सिद्ध कीजिए कि A³ - 6A² + 7A + 2 इंटू आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यानी कि ये अगर हम सोचते हैं कि ये 0 है तो 0 संख्या वो नहीं है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। तो ये O जो होता है, मतलब 0 मैट्रिक्स को या तो ये कह सकते हैं कि 0 से बस डिनोट कर दिया जाता है। 0 यहाँ पर कोई संख्या को डिनोट नहीं करता। वैसे 0 मैट्रिक्स को कैपिटल O से डिनोट किया जाता है, कैपिटल O उसको मान सकते हैं। तो चले कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम A³ निकाल लें, A² निकाल, ये तो पता ही है, A² निकाल लें, A³ निकाल दें। तो लिखेंगे A² = 9। A² = कितना हो जाएगा, ये 1 0 2 0 2 0 2 1 3। एक बार और इसको लिख दें 1 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 3। प्रोडक्ट अगर कर लेते हैं, डायरेक्ट में कर ले रहा हूँ, ये 1 1 फिर ये 0 और ये +4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 0 और ये 6 6 2 8। फिर अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 0 0 2 1 2। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 0, ये 0 हो जाएगा, 2 गुना के 4 0, यानी कि टोटल मिला के 4। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 0 2 और 3 5। फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 2 और प्लस ये 0 और ये 3 गुना के 6, तो टोटल मिला करके 8। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये 0, फिर ये भी 0 और फिर ये भी 0, यानी टोटल मिला करके 0। इसका गुणा इसमें करेंगे 2 गुना के 4, ये 0 और ये 3 3 के 9 9 4 13। चलिए अब उसके बाद A³ निकाल देते हैं। A³ यहाँ पर लिख देंगे A³ = क्या हो जाएगा, ये A² × A लिख दें, चाहे A × A² लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा A² का मान लिख देंगे तो 5 0 8 और 2 4 5 2 4 5 और ये है 8 0 13। और फिर A का मान लिख रहे हैं, A की वैल्यू है 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3। कितना हो जाएगा ये, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5
5 0 8 दूना के 16, 16 5 21, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 8 दूना के 16 यानी कि 21 हो जाएगा। फिर अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5 दूना के 10 और ये 0 और 8 3 के 24 यानी कि 24 10 34। अब उसके बाद इसका गुणा कर दें इसका इसमें तो कितना हो जाएगा 2 0 5 दूना के 10 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 4 दूना के 8 और ये 0 यानी कि 8 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 दूना के 4 4 एकम 4 5 15 15 8 23 ये हो जाएगा कितना के 23 के। फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 8 ये 0 और ये 13 दूना के 26। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका इसमें तो ये 8 एकम 8 हो जाएगा 0 13 दूना के 26 तो 26 4 30 4 34 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो 0 ये भी 0 और ये भी 0 तो टोटल में आकर के 0। इसका इसमें कर देंगे तो 8 गुना के 16 फिर ये 0 13 39 तो 39 ये कितना हो जाएगा 40 और ये 50 3 53 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद क्या कर लेते हैं ये निकाल लेते हैं ये तो लिख देंगे नाउ कौन सा लेंगे LHS LHS कितना है a का क्यूब जो है वो ये है यानी कि मैट्रिक्स से आप ये 21 0 34 और ये 12 8 23 और ये 34 0 53 और फिर -6a² तो -6a² का मान ये है 508 508 245 245 8013 8013 और फिर कितना है +7 और a का जो मान है वो है 102 102 021 021 203 203 और ये प्लस कितना है यहाँ पर 2 इंटू आइडेंटिटी तो 100 010 001 बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देख लें 21 ये हो गया और यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा ये 6 × 30 -30 क्योंकि ये 6 × 30 हो जाएगा लेकिन -30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसी को बस सॉल्व करके देख लेते हैं। हमको क्या करना है जीरो मैट्रिक्स फिर जीरो होना चाहिए था 21 7 28 2 30 हो जाएगा डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लें अगर एक आधा और मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। ये है 0 ये भी 0 ये भी 0 0 तो टोटल मिलाकर के क्या हो जाएगा 0। थर्ड एलिमेंट की बात कर लेते हैं तो ये 34 और ये देख लें 8 6 48 -48 हो जाएगा और ये 34 हो जाएगा और ये 7 गुना के 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0। इसको देख लें इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48 ये तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सब ऐसे 0 0 इसी को क्या कहते हैं O बराबर RHS। तो ये इनको सिद्ध करना था। आगे चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का है ये कह रहा है कि cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x है तो dy/dx का मान बताना है हमको। तो dy/dx का मान निकालने के लिए सिंपल तरीका दोनों पक्षों का लॉग लेकर के कर लेंगे। क्लास में मैंने बताया था प्रैक्टिस के दौरान मैंने जो ये चैप्टर पढ़ाया था अवकलन वाला मतलब कि संतता तथा अवकलनीयता वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसी में डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे थे। तो उसमें इसको दो मेथड से मैंने बता दिया था एक लंबा हो गया था और एक जल्दी से दोनों पक्षों को लॉग लेकर के हो गया था। तो जल्दी से जो होता है उसी से हम कर लेंगे वो दोनों सही था वहां पर। तो क्या हो जाएगा दोनों पक्षों को लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो लॉग अगर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y log cos x हो जाएगा इक्वल टू x log cos y हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड तो कर देंगे क्या हो जाएगा प्रथम फलन गुणा द्वितीय का अवकलन तो log x का तो 1/x हो जाता है ये लेकिन cos x का हो जाएगा माइनस sin x और धन द्वितीय फलन ये हो जाएगा log cos x और इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन कर देंगे तो log x का तो 1 में cos y और cos y का माइनस sin y और y का dy/dx।
तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो द्वितीय फलन कितना है log cos y, और इसका अवकलन 1 हो जाएगा। बस dy बाई dx को एक साइड कर लेते हैं, तो ये है dy बाई dx, यानी कि log cos x प्लस ये आएगा इधर, तो कितना हो जाएगा x और साइन बटे में cos tan y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस क्या करते हैं, इसको इधर लेकर के चले आए हैं और डी वाई डी एक्स को काउंट कर लिए हैं। अब जो इधर बचा है उसको लिख दें, बचा क्या log cos y बचा है, और ये हमारा हो जाएगा साइन बटे tan हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो y tan x प्लस y tan x हो जाएगा। अब इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा log cos y प्लस y tan x अपान log cos x प्लस x tan y, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 5 का घ है f ऑफ x इक्वल टू x sin 2x और का 0 to 2 पाई पर उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो मैं ये जो मैंने बताया था ये उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले चैप्टर में, जब भी मैंने बता दिया था कि क्लोज्ड इंटरवल दिया रहेगा चाहे ओपन इंटरवल दिया रहता है, तो उस कंडीशन में हमेशा हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता है। मैंने क्लोज अगर दिया है तो इसका मतलब कि निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ट का मान हमसे पूछा जाता है। ओपन भी अगर दिया होता है तो उसकी भी मीनिंग यही होती है, सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान। लेकिन अगर इंटरवल नहीं दिया होता है पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, तो वहां पर जो हमसे पूछा जाता है वो स्थानीय उच्चिष्ट, स्थानीय निम्निष्ट यानी कि लोकल मैक्सिमम की बात करते हैं। यहाँ पर हमको क्या बताना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो f डैश x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1, और साइन x का तो cos x हो जाएगा यानी कि cos 2x, और इसका कितना हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2। ठीक, अब उसके बाद इसको 0 से हम इक्वेट कर दें, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2 cos 2x बराबर कितना हो जाए 0, तो यहाँ से आ जाएगा cos 2x इक्वल टू -1/2, और ये -1/2 cos में 120 अंश का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 120। अब ये जो हमारा है 2x, मैंने बताया था कल की भी क्लास में कि अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ पर जो होता है n बिलोंग्स टू 80 ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइड 2x इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा का मान 120। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान 2 से अगर काट लेंगे तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस ये 60। अब उसके बाद n का मान 1 2 3 4 रख करके हम निकाल लेते हैं। तो n का मान 1 अगर रखेंगे, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है, मैं बस इसलिए लिखा हूँ 120 को डिग्री में नहीं लिखा जाता रेडियन, बस इतनी सी बात थी कि हम थोड़ा सा अंश में वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो चल लिख दे रहे हैं इसको 2π/3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा तो π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई 2π/3। ठीक, अब उसका देख लेते हैं। तो n का मान अगर 1 रखते हैं, यहाँ पर मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ, n का मान अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/3 और ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। तो ये कितना हो जाएगा 4π/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2π/3। तो अगर इसकी बात करें तो देख लेते हैं कि x का जो मान होना चाहिए इसी के बीच में होना चाहिए, ये 6 चौके 24 240 चलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा n बराबर अगर 1 लेंगे यहाँ पर x बराबर कितना, जरा से एक बार और देख लेते हैं भाई 2n पाई 2 से 2 ये कट जाएगा तो n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो n का मान अगर 1 रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर n क्या होता है इंटीजर होता है, इसलिए रख कर देख लेंगे, बस इसी के बीच में हमको चाहिए एंगल। तो
कितना हो जाएगा, अगर n का मान 1 रखेंगे तो पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। प्लस जब लेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा और माइनस लेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और दोनों है क्योंकि ये 60 गुना के 120 कितना हो जाएगा, ये 2 पाई बाई 3 और ये 4 पाई बाई 3। चले ये 1 पर आ गया, 1 पर 2 मान आ गया। फिर उसके बाद n का मान 0 भी रख करके देख लिए होते, 0 पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो लेना नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही पहले रख करके देख लेना चाहिए था। तो 0 पर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। तो चलिए ये भी आ गया और 2 पाई बाई 3 ये है 2 पाई बाई 3 अभी 3 एंगल मिले हैं, 0 रख लिए 1 रख लिए। अब उसके बाद 2 रख करके देख लेते हैं तो 2 पाई और प्लस माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा और 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ये तो हमारा हो जाएगा कितना के 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, चलेगा नहीं, हमको 2 पाई तक ही बस एंगल चाहिए। और ये कितना हो जाएगा 2 पाई यानी कि 3 गुना के 6 और 6 में से 1 जाएगा, 3 गुना के 6 तो 5 पाई बाई 3 चलेगा। 6 × 35 300 भी हो रहा है क्योंकि ये 60 है, 3 गुना के 6 में से 1 पाई जाएगा 5 तो 5 पाई बाई 3 चलेगा। अभी 5 पाई बाई 3 चलेगा। फिर उसके बाद अब 3 पर नहीं चलेगा, 3 पर ज़्यादा हो जाएगा, -1 भी रख करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर -1 रख देंगे तो माइनस पाई और ये हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 3। तो माइनस अगर लेते हैं माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 और एक माइनस पाई बाई 3, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। और ये भी कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, इसलिए दोनों पॉसिबल नहीं। तो ये हमारे जो है x के ये मान मिल रहे हैं। अब उसका क्या बताए थे, नंबर लाइन पर इसको प्लाट कर लेंगे। नंबर लाइन पर नहीं प्लाट करना है, सब पर हमको एक और वैल्यू में लिख रहा हूँ, x का मान जो टोटल मान मिलेंगे 0 भी लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोज लगा है और यहाँ पर क्या लगा है 2 पाई पर भी क्लोज लगा है। तो 1 2 3 4 5 6 मानों पर हमको 1 2 3 4 हो गया ये, और कोई नहीं मिला था 2 पर 3 पर तो नहीं ना आएगा, एक बार देख लेते हैं 3 पर। तो ये x बराबर 3 पाई और प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, 3 पाई से ज़्यादा हो जाएगा और 3 पाई में से जरा घटा करके देख लेते हैं इसको। तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 तो नहीं तो होगा ना, 3 3 के 9, 9 में से 1 पाई जाएगा तो नहीं हो, 3 3 के 9 और 9 में से तो 8 पाई बाई 3 हो जाएगा और 6 28 नहीं होगा। ठीक है, तो अब इन सब पर वैल्यू हमको निकालनी है। किस पर, 0 पर, इस पर, इस पर, इस पर, सब यहाँ से हमको वैल्यू निकालनी है। देखना है कि इसका जो मैक्सिमम मान है वो कितना होगा, जो मिनिमम मान है वो कितना होगा। क्लास में मैंने बताया था, लंबा गया था, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी x के मान थे उस पर हम फंक्शन की वैल्यू को निकाल दिए। मैंने f ऑफ x में ये x के मान रख करके जब 0 पर रखे हैं, x का मान 0 पुट किए हैं, तो फंक्शन की वैल्यू मतलब y का जो मान आया है वो 0 आया है। तो इन सारे मानों पर हम वैल्यू ये सब निकाल दिए हैं। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक ये है, ये है, ये है, ये सारे मान हैं। अब इसमें करना क्या है, मैंने प्रैक्टिस जब करा रहा था तो उसमें हम सॉल्व करवाए हुए हैं। बस करना क्या है कि पाई का मान 3.14 और करड़ी में 3 का मान 1.73 रख करके और कैलकुलेशन थोड़ा करके देखेंगे कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है, कौन सबसे कम आ रहा है। तो पता चल जाएगा कि जो फंक्शन की सबसे उच्चतम वैल्यू क्या है वो और सबसे निम्नतम वैल्यू क्या है वो। तो 2 आंसर इसमें से देने हैं, मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसको। क्या करना है, पाई का मान 3.14 रख करके और ये करड़ी में 3 का मान 1.73 रख करके इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखेंगे, नहीं तो पीछे लेक्चर उसको खोल करके देख लेंगे। मैं इसको सॉल्व करा के वैल्यू कुछ लिखे होंगे, तो जो सबसे बड़ा मान आएगा उसको कहेंगे कि वो उच्चतम मान है और जो सबसे छोटा मान आएगा उसको कहेंगे निम्नतम मान है। आगे देखते हैं, नंबर 5 का अंक देखते हैं। वैसे 5 ही प्रश्न हमको करने हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक और सवाल है उसको भी देखते हैं अभी। तो क्या है, 255 पर घाते 1/4 का हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम
एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, वो भी कैसा, बस इसके जैसा कि जो हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/4, ये फंक्शन मानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक्स का मान 255 है, ऐसा नहीं है, बस ये इसको देख करके और फंक्शन कंसीडर किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, में बताता हूँ अभी कि हमको किन किन सूत्रों का यूज करना है। ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये होता है, यही होता है y प्लस डेल्टा वाई भी कह सकते हैं, इसी को y प्लस डेल्टा वाई भी कह सकते हैं, और डेल्टा y का मान इतना के बराबर होता है। और हमको इसका यूज करना है और एक इसका यूज करना है। डेल्टा y बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। तो ये दो फार्मूले का हमको यूज बस करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना एक चीज ये x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, इसको अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 256 माइनस 1, क्यों? क्योंकि 256 में से एक घटा देंगे 255 हो जाएगा, और जो 256 होता है वो 4 पर किसी पावर का भी मान होता है। 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, ये तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो इसलिए 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर चूंकि x प्लस डेल्टा x बराबर 256 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x बराबर 256 ले रहे हैं, और डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बस अब उसके बाद हमको ये निकालना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो पता है, एफ ऑफ एक्स तो पता हो जाएगा, तो चलो निकाल लेते हैं। लिख देंगे इसलिए एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यही वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तो ये है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स पर ये निकाल दे रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स पर ये निकाल दे रहे हैं, ये 256 यहाँ पर लिख दें, ये निकालना है ना ये। तो ये कितना है, 1 मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा 256 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा x का मान 256 पावर 1/4, और ये 4 पर पावर 4 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 पर पावर 4, अब पर पावर 1/4, यानी कि कितना हो जाएगा, 4। अब उसके बाद ये निकाल रहे हैं, ये जिसको हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कह लें चाहे एफ डैश एक्स कह लें, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा, 1/4 और x टू द पावर 1 माइनस 1/4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1/4 और x पर पावर -3/4। वैल्यू x का मान फिर रख दे रहे हैं, यहाँ पर सब x पर निकाल देना है। तो 1/4 और x का मान कितना है, 256, तो हो जाएगा 256 पर पावर -3/4, और ये हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 4 पर घाते -3 हो जाएगा, क्योंकि 4 पर घाते 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 और इंटू 4 पर घाते -3, 4 पर घाते कितना हो जाएगा, -3। इसको नीचे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 4 चौके ये 256 हो जाएगा नीचे, क्योंकि 4 घात हो जाएगा, 3 घात ये और 1 घात ये हो जाएगा। ये निकाल लिया हम। अब उसका डेल्टा एक्स तो मालूम ही है, -1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, यही हमको निकालना है। तो ये कितना है, एफ ऑफ एक्स का मान है हमारा, एफ ऑफ एक्स का मान है यही है ना, डी बाई डी एक्स, सॉरी ये है 4, और प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू है 1/256, और इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है, -1। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, -1 लिख देंगे। तो हो जाएगा 4 माइनस 1/256। अब बस 1 में 256 से भाग कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम 4 में से घटा देंगे। कर लेते हैं, चले देखें यहाँ पर जो है हम सॉल्व किए हैं। ये 4 और इसमें 1 में 256 से अगर भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और इस 4 में से वो घटा देंगे तो 3.9961, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर भाग करना अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 × 256 माइनस 1/256 ऐसे, और फिर इसका मल्टीप्लाई करके 1 को घटा करके 2/256 अगर लिख दें, गलत नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा
आपने कैलकुलेट नहीं किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो हमारा होगा वो आंसर हो जाएगा। अब बात रह गई कि वो कैसे कह सकते हैं कि इसी का मान है। देखें एफ हाफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान जो है कि 200, ये 255 है, तो ये हो जाएगा एफ हाफ 255, ये 255। और जब यहाँ पर 255 पुट कर देंगे तो 255 पर घाते 1/4 आ जाएगा। तो यही जो हमारा है, यही जो वैल्यू है वो क्या है, 255 पर घाते 1/4 का ये मान है। तो बस उतना मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का च देखते हैं हम लोग। और ये जो सिद्ध करना है हमको, एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 2xyz इंटू x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लाना है। तो ये सवाल अपने आप में जो है कि थोड़ा लंबा था, मैंने इसको सॉल्व करा है। आप जो है कि पीछे जरूर जो है कि वीडियो खोल करके देख लेंगे, जहाँ डिटर्मिनेंट हम पढ़ाए हुए हैं वहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि मैं कैसे कराया था, बस 1-2 लाइन में प्रोसेस बता दे रहा हूँ। इस साइड को ले लेंगे और सबसे फर्स्ट काम इस वाले में ये जो पोर्शन हमारा दिखाई दे रहा है, इसमें x गुणा कर लेंगे, इसमें y का गुणा कर लेंगे, इसमें z का। तो जब इसमें x का गुणा कर लेंगे तो ये x y प्लस z का स्क्वायर और ये x स्क्वायर y और ये हो जाएगा z x का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, इसमें y का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x y का स्क्वायर और ये हो जाएगा y का गुणा कर रहा है ना, तो y और ये x प्लस z का स्क्वायर और ये हो जाएगा y स्क्वायर z। फिर उसके बाद इसमें z का गुणा कर लेंगे तो x z का स्क्वायर y z का स्क्वायर और ये z इंटू एक्स प्लस y का स्क्वायर। अब उसके बाद इसमें से x को बाहर कर लेंगे, सब में से क्या किए हैं हम, सब में एक्स वाई, मैंने इसमें x से, इसमें y से, इसमें z से भाग मल्टीप्लाई किए हैं तो भाग भी होगा। अब फिर इसमें से x निकाल देंगे, इसमें से y निकाल देंगे और इसमें से z निकाल देंगे और बटे में x y z पहले से है, तो जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, y प्लस z का स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर x प्लस जेड का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसी को बस हमको सॉल्व, ये तो कट जाएगा इससे। अब थोड़ा सा इससे ये बेटर हो जाता है, जिससे लगाने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो इसको जरूर एक बार देख लेंगे, ये बहुत जो है कि अपने आप में एक दमदार सवाल कह सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है, लगवाए हुए हैं उसको जरूर बैक करके देख लेंगे एक बार। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब कि इसमें से भी 6 सवाल हैं, 5 खंडों को हमें हल करना है। और क्या कह रहा है, इसमें प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के सब हैं, छठवां भी 5-5 नंबर का प्रश्न है। और पहला हमारा सवाल है छठवें का क, इंटीग्रेशन ऑफ काट अंडर रूट एक्स प्लस टेन अंडर रूट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है हमको, मतलब इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो मैं बता दूं एक बार कि ये जो है कि प्रश्न की मिस्टेकिंग है। प्रश्न में ऐसा, मतलब कि इसको मैंने कई बार ट्राई किया है, हमें ये जो है कि लगता है कि मतलब ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, मतलब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। थोड़ा आप ट्राई करेंगे, मतलब हम अपनी तरफ से अपनी राय बता रहे हैं कि ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है। ये होना क्या चाहिए था, ये ऐसा कुछ होना चाहिए था, अंडर रूट कॉट एक्स और ये अंडर रूट टेन एक्स। ये मैंने पहले भी इसको ट्राई किया हुआ है, तो ये इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। उसको थोड़ा सा आप ट्राई कर लेंगे या कहीं से और से पता कर लेंगे, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करना आसान है हमारे लिए। इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख देंगे अंडर रूट कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, ऐसे कर सकते हैं, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स और प्लस अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे में cos x लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा dx। अब उसके बाद ये cos x और प्लस ऊपर क्या हो जाएगा sin x और नीचे अंडर रूट sin x इंटू cos x, ये dx। अब उसके बाद करना क्या है हमको कि देख लें, ये हम इसको मान लेंगे अगर sin x माइनस cos x बराबर कितना मान लेंगे, अगर t मान लेंगे sin x का cos x हो जाएगा cos x का, ठीक है। अगर इसको t मान लेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन आ भी जाता है और इससे हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलें इसका वर्ग भी कर लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। सबसे पहले इसको लेट कर लिए है ना, अब इसको डिफ्रेंशिएट करके पहले लिख लेते हैं। तो लिख देंगे साइन एक्स का क्या हो जाएगा कास एक्स, और कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ। और ये डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी के। अब यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहेंगे इस फॉर्म में तो मैं बता दे रहा हूँ, लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये वैल्यू निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो टर्म है मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, दोनों पक्षों का वर्क कर दें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स और -2 साइन एक्स कास एक्स हो जाएगा ये, और इक्वल टू कितना के टी स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स कास एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो रख लेते हैं हम सब वैल्यू, इसलिए आई बराबर, तो आई बराबर हो जाएगा ये, इसका मान कितना है डी टी, और नीचे इसकी जो वैल्यू है वो कितना है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 2। तो और कुछ तो नहीं रहा, और कुछ तो नहीं रहा, ये करड़े में ये पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो साइन इनवर्स टी होता है, तो बराबर अंडर रूट 2 ये साइन इनवर्स कितना के टी, और प्लस सी टी का मान पुट कर लेते हैं। तो अंडर रूट 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू है साइन एक्स माइनस कास एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स और प्लस कितना हो जाएगा सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ख देखते हैं। दो लाइन दिया हुआ है, ये वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k का कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i का कैप प्लस 3j का कैप प्लस 6k का कैप, और दूसरी लाइन का इक्वेशन वेक्टर आर इक्वल टू 3i का कैप प्लस 3j का कैप माइनस 5k का कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i का कैप प्लस j का कैप 3j का कैप प्लस 6k का कैप। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि एच डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड, यही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 से, और वो भी ध्यान देंगे कब ये होता है जब दोनों रेखाएं पैरेलल नहीं होंगी तब। तो ये दोनों रेखाएं तो पैरेलल हैं, ये दोनों रेखाएं देख लें 2i का कैप प्लस 3j का कैप प्लस 6k का कैप। तो इस कंडीशन में जो एच डी के लिए फार्मूला लगेगा वो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, और ये हो जाएगा क्रॉस वेक्टर b, यहाँ पर क्या लगा देंगे मॉड लगा देंगे, और नीचे हो जाएगा b1 क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर b, मॉड ऑफ वेक्टर यही होता है। a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b का मॉड ऊपर रहेगा और नीचे भी मॉड ऑफ वेक्टर b रहेगा। तो ये वाला फार्मूला रहेगा यहाँ पर। तो 1 से निकाल रहे हैं a2, बस 1 से a2 a1 लिख दे रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट होता है जिससे होकर के लाइन जाती है, तो वही है a1। तो i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस 4k का कैप, और वेक्टर b तो दोनों में वही है 2i का कैप प्लस 3j का कैप प्लस 6k का कैप, और लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2 से वेक्टर a2 इक्वल टू 3i का कैप प्लस 3j का कैप माइनस 5k का कैप, और वेक्टर b वही है 2i का कैप प्लस 3j का कैप प्लस 6k का कैप है। अब ये निकाल दे रहे हैं a2 माइनस a1 लिख देंगे, इसलिए ये फार्मूला हम लास्ट में इसका यूज करेंगे। तो इसलिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो वेक्टर a2 माइनस a1 अगर करेंगे तो ये 3 में से यानी कि 2i का कैप, इसमें से हो जाएगा तो प्लस j का कैप, और ये हो जाएगा माइनस k का कैप ये, और वेक्टर b तो मालूम ही है। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर कर लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पर नाउ ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b। तो ये a2 माइनस a1 i2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, और b कहाँ गया ये 2 3 6 2 3 6। चाहे तो और भी इसको छोटा कर सकते थे, नहीं ठीक है छोटा नहीं होगा ये। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये छोड़ेंगे तो 6 प्लस 3 9 i का कैप,
और माइनस ये और ये छोड़ देंगे तो 12 प्लस 2 यानी कि 14 जे का कैफ और प्लस ये और ये छोड़ देंगे तो 6 माइनस 2 4 के का कैफ, 6 माइनस 2 4 के का कैफ हो जाएगा। अब उसके बाद इसका मॉड भी निकाल दे रहे हैं तो लिख देंगे इसलिए A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू करड़े में 9 9 81 14 14 196 और प्लस 4 चौके 16। तो ये कितना आ जाएगा 6 6 12 1 13 और 2 9 11 11 8 19 1 1 2 293 आ जाएगा। और मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल दें तो मॉड ऑफ वेक्टर बी करड़ी में 4 9 6 6 के 36 4 9 6 6 के 36 4 40 7 हो जाएगा ये। तो लिख देंगे इसलिए एस डी, तो एस डी बराबर पहले ये फार्मूला लिख देंगे, ये जरूर लिख देंगे और तब उसके बाद इसकी जो वैल्यू निकाले हैं हम वो है करड़ी में 293 और बटे में 7 इकाई। आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें का ग है अवकल समीकरण x कास y बटे में x dy बाई dx इक्वल टू y कास y बटे में x प्लस x का हल ज्ञात करना है इसका। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिख दें यहाँ पर dy बाई dx, चूँकि हमारे पास ये तो है इसलिए dy बाई dx इक्वल टू y कास y बटे में x प्लस x और बटे में हो जाएगा x कास y बटे में x और बस इतना ही है ना, इतना ही है। तो इसको ऐसे अगर कर देते हैं हम, इसको अगर ऐसे कर देते हैं y बाई एक्स कास y बाई एक्स और प्लस 1 और बटे में है कास y बाई एक्स। क्या किए हैं बस ये x जो है इसमें भाग कर लिए तो ऐसा। और हम जानते हैं कि जहाँ कहीं भी x y वाला पोर्शन दिखाई दे बस y बटे में x, अगर dy बाई dx है तो y बटे में x, अगर dx अपान dy तो x अपान y। अगर इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन रिलेट करते हैं हम, जो y बटे में x है उसी को v मान लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइड y बराबर कितना हो जाता है bx हो जाता है। तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन जब कर लेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू प्रथम फलन गुण द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुण प्रथम का अवकलन वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसलिए dy बाई dx के स्थान पर क्या लिख देंगे v प्लस एक्स dv बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा v cos v प्लस 1 और नीचे cos v, ये हो जाएगा cos v। अब उसके बाद इसको इधर कर लें तो x dv बटे में dx इक्वल टू v cos v प्लस 1 बटे में cos v और माइनस कितना हो जाएगा v, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v cos v प्लस 1 माइनस v cos v हो जाएगा और ये हो जाएगा cos v। ठीक, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बटे में cos b हो जाएगा। अब ये तो v का फंक्शन है तो लिख देंगे cos v dv इक्वल टू 1 अपान एक्स dx। बस इंटीग्रेशन अब कर दें इसका तो इंटीग्रेशन ऑफ cos v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स dx हो जाएगा। cos v का तो sin v हो जाएगा, sin v और इक्वल टू 1 अपान एक्स का log x और प्लस c लिख दे रहे हैं और v का मान रख दे रहे हैं y बटे में x। तो हो जाएगा साइन y बटे में x इक्वल टू log x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें हम लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 5 तो मैं करूंगा ही करूंगा, 6 हमको करना है, बताना है। बस इतनी सी बात है कि आज हम इसको जो है कि छोड़ेंगे, क्योंकि आज टोटल हमको क्वेश्चन 6 तक ही पढ़ाना है, बाकी 7, 8, 9 को कल के लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें एक सवाल और छोड़ के जा रहे हैं, वो करेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट में हमको बताएंगे, कल मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। क्या है स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूँ। आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 8, x लेस देन आर इक्वल टू 5 है क्या ये, x लेस देन आर इक्वल टू 5 है ये 5, और फिर y लेस देन आर इक्वल टू 5 है, फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है,
और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। z बराबर 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 190 का न्यूनतमीकरण करना है, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। बाकी दो सवाल हम अंग और च देख ले रहे हैं, बाकी इसको आप करेंगे, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम 6 पढ़ते हैं। 6 का अंग क्या है, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, यानी कि एक बक्सा है ये और इसमें 10 कार्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा मार्कर चेंज कर लें। तो एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लेकर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया तथा बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तथा यह संख्या क्या है, सम है। मतलब हमको सम दिया गया है तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक इवेंट ई लिख देते हैं। और इवेंट ई में जो है क्या कह रहा है, कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो 3 से अधिक का मतलब 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 से अधिक ये हो गया। और F और एक चीज मैं साथ में लिखते चलूं, कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, इसकी प्रायिकता हमको निकालनी है तथा यह संख्या सम है, ये गिवन है। तो सम क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ये 10। तो हमको निकालना है इसकी, ये हमको गिवन है तो ये हमको निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये गिवन है, ये निकालना है, तो E/F ये निकालना है हमको। ये हमको E की प्रायिकता ज्ञात करना है जबकि F दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ लिख दे, चाहे नंबर पर काम चल जाएगा, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F और अपन नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ से E इंटरसेक्शन F को निकाल दें, तो E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा, 4 6 8 10, 4 6 8 10, तो ये हो जाएगा 4 और बटे में F में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 4 बटे में 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में स्टेटमेंट एकदम से केयरफुली लिखा हुआ है कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लेकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया है यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर लिखी संख्या 3 से अधिक है। ये ज्ञात है, ये जो है कि हमको क्या कर रहा है, ज्ञात है। फिर तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है। और इस प्रश्न में अभी पेपर वाले प्रश्न में थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो आंसर इतना है और आंसर से मैं मतलब मैच कराया हूँ तो 4 बटे में 7 आंसर दिया था, इसीलिए थोड़ा सा मैं देख लिया हूँ कि कहीं कोई स्टेटमेंट में थोड़ा सा कहाँ से गड़बड़ी हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमको ये दिया है, इसकी प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब कि क्या निकालना है, हमको निकालना है ये F/E। तो ये F/E करेंगे तो ये हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ E 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4 बटे में 7 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 का च देखते हैं। कह रहा है कि यदि 3 सदिश वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू 3, मॉड ऑफ वेक्टर B इक्वल टू 4, मॉड ऑफ वेक्टर C इक्वल टू 5 और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंब है। इसका मतलब कि अगर मैं वेक्टर A कहूँ तो ये हो जाएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C, मतलब कि ये जो है इन दो वेक्टरों के योग पर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। अगर हम यहाँ पर लेते हैं वेक्टर B तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर C प्लस वेक्टर A इक्वल टू 0। अगर हम लेते हैं यहाँ पर C तो C डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू कितना, 0। ये दिया हुआ है हमको। आगे पढ़ते हैं। तो क्या है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान कितना होगा, यही हमको बताना है। चलो देखते हैं आगे। तो सबसे फर्स्ट अगर इसको हम देखें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा वेक्टर बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 0। अब अगर इन सबको हम जोड़ दें तो जरूरत पड़ेगी तो जोड़ लेंगे। इसकी वैल्यू निकालती है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये 3 तिली के 9 और ये 16 और ये 25 और प्लस 2 टाइम्स ये ए डॉट बी, ये इसकी वैल्यू को हम निकाल रहे हैं यहाँ से निकाल रहे हैं। ये क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़ लेंगे तो ए डॉट बी और ए डॉट बी ये 2 जगह है ये सब, तो ये तो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 0। देख पा रहे हैं जब इसको और इसको हम अगर जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 धन 2 और धन 3 से, अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 40 41 9 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 5 5 25 दूना के 50 तो 5 अंडर रूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जो भी है क्वेश्चन नंबर जो एक छोड़े इसमें का वो और 7 8 9 में से सब में एक एक प्रश्न करना होता है, 8 8 नंबर के होते हैं, लेकिन हमको टोटल बताना है इसलिए हम टाइम ले रहे हैं। कल के लेक्चर में उसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।